तो इलेक्ट्रिसिटी की आज की क्लास में हम लोग ओम्स लॉ पे काम करेंगे, लेकिन ओम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन मैं कराता हूँ पिछला। और ऑब्वियसली मैंने ये सब रिवीजन पहले भी कराया है, लेकिन एक बार आज भी देख लें आप लोग। तो चार्ज से बिगिन करते हैं। स्टार्टिंग हम लोगों की चैप्टर की चार्ज से ही होती है। तो चार्ज के लिए आप लोगों को याद रखना है कि चार्ज इज सिंपली द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वर्ड आप दिमाग में बैठा लें कि चार्ज क्या होता है, या तो डेफिशिएंसी होती है या फिर क्या होता है, एक्सेस होता है। किस चीज का? इलेक्ट्रॉन का। तो इट इज सिंपली द डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि प्यारे बच्चों डेफिशिएंसी हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, एक्सेस हुआ है तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये एक स्मॉल पार्टिकल होता है जो एटम के अंदर होता है। अब एटम के बारे में मैंने बताया था आपको कि एटम एक ऐसी एंटिटी है जिसके सेंटर में पूरा मास होता है। सेंटर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, और ऑल अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 सब पार्टिकल्स मिलते हैं एक एटम के अंदर। पूरा मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे इसलिए भी होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का मास सबसे ज्यादा होता है, फिर प्रोटॉन का मास होता है, और सबसे कम मास होता है इन 3 एंटिटीज में इलेक्ट्रॉन का। इनकी वैल्यू भी आपको बताई गई थी। इसकी वैल्यू बताई गई थी 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। प्रोटॉन की बताई गई थी लगभग सेम 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन की बताई गई थी 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, जो कि इन दोनों के कंपेयर में बहुत कम है। इसीलिए सेंटर पे मास कंसंट्रेटेड होता है। ये बात भी समझ लिया। चार्ज की बात करें तो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इक्वल चार्ज होते हैं, और उस इक्वल चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसकी एसआई यूनिट है। आप इस एसआई यूनिट को यहां भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको कैपिटल सी से लिखते हैं, और ये एसआई यूनिट क्या है? कूलम है। याद रखें चार्ज होता है क्वांटाइज्ड। ये इसका एक बिहेवियर भी है, प्रॉपर्टी भी है, जो क्या कहलाता है? जो कहलाता है n मल्टीप्लाइड विद ई, जिसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। हम माइनस साइन के साथ इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और n का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मतलब 0 +-1 +-2। इस फॉर्म में, ये इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में चार्ज एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इतना आप चार्ज में ध्यान रखें। बाकी मैंने डिटेल से पहले बता रखा है, पूरा हिस्टोरिकल प्रीव्यू भी आपको दिया है कि किस तरीके से चार्ज रबिंग से जनरेट होता है। क्योंकि रबिंग करने से क्या होता है, एक पर्टिकुलर एटम यदि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा तो दूसरा डेफिशिएंसी रख कर देगा, जिस कारण से पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात होगी। जिसमें मैंने ग्लास रॉड की रबिंग की बात, एबोनाइट रॉड की रबिंग की बात की थी। आप पुरानी वीडियोस जरूर देख लें, या 6th पार्ट है, पुराने 5 पार्ट आप देख लें। करंट की बात करें तो करंट इसी चार्ज के फ्लो के रेट को हम बोलते हैं। चार्ज क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया चार्ज एक तरीके से, और इलेक्ट्रॉन्स का कमी या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होना हो गया क्या? चार्ज हो गया। अब उसी इलेक्ट्रॉन का यदि हम फ्लो कंसीडर करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज लेते हैं। नेट चार्ज मैंने अभी बताया आपको, नेट चार्ज ये क्वांटाइज होता है, Q = NE। इस नेट चार्ज के रेट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को। यदि आप नेट चार्ज का रेट ले रहे हो, मतलब क्वांटिटी नेट चार्ज है, उस क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डील करना ही कहलाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनीथिंग। तो यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज हम लेते हैं, और इस पर्टिकुलर पैरामीटर को बोला जाता है करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। और यहां पे यूनिट इसकी निकालें तो कूलम पर सेकंड निकल के आएगी। ठीक है, और कूलम पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं, या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये भी ध्यान रखें। 1 एम्पियर क्या होगा? 1 एम्पियर वो चार्ज होगा जो फ्लो करेगा। कब फ्लो करेगा? 1 एम्पियर करंट कब डेवलप होगा? 1 एम्पियर करंट तब डेवलप होगा जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए किसी क्लोज पाथ में, यानी सर्किट में फ्लो होगा। अब यहाँ पे सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि करंट का फ्लो तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास एक क्लोज पाथ हो, और उस क्लोज पाथ को सर्किट बोला जाता है। ठीक, तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज that particular current which develop or which flow when 1 coulomb of charge flow per second। जब 1 कूलम चार्ज को 1 सेकंड के लिए किसी सर्किट में फ्लो कराते हो तो जो करंट डेवलप होगा उस करंट को हम 1 एम्पियर बोलेंगे। अब इस सर्किट में वर्ड यूज कर रहा हूं जो करंट के फ्लो होने के लिए जरूरी है,
तो क्या है ये सर्किट देख ले, इट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। सर्किट एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके अलोंग करंट का फ्लो होता है। तो सर्किट एक ऐसा पाथ है, ऐसा क्लोज पाथ है। ऑब्जर्व हियर, दिस इज अ क्लोज पाथ एंड कंडक्टिंग का मतलब है ऐसा आप मटेरियल यूज करोगे एज अ वायर जो कंडक्शन करे, जो कंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो वायर मस्ट बी ऑफ कंडक्टिंग नेचर, दैट मीन्स वायर मस्ट बी ऑफ मेड अप ऑफ कॉपर, सिल्वर, दिस टाइप ऑफ वायर मस्ट बी यूज्ड। ठीक है, तो यहां पे जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, जैसे बल्ब दिख रहा है, अमीटर दिख रहा है, बैटरी दिख रहा है, की दिख रहा है, इन एलिमेंट्स को हम सर्किट एलिमेंट बोलते हैं या फिर सर्किट कंपोनेंट बोलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड सीकेटी, यानी सर्किट के लिए मैंने एब्रीविएट किया है सीकेटी। एलिमेंट्स आर कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ये सर्किट के एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये प्यारे बच्चों तीन तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव, मतलब वो कंपोनेंट सर्किट के जो सर्किट को एनर्जी देते हैं। तो कौन से कंपोनेंट एक्टिव है, मैं एग्जांपल दे देता हूं। एक तो आपके पास सेल है, ऐसे दिखाया जाता है सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सेल यदि कई सेल हों, जैसे यहां पे आप देखें तो एक सेल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये तीन सेल से मिलके बना है, तो इस पर्टिकुलर डिवाइस को हम बोलेंगे बैटरी। तो कई सेल से मिलके बनता है बैटरी, ये सिंगल सेल को इंडिकेट कर रहा है। तो सेल हो या बैटरी हो, ये एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। पैसिव एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट होते हैं जो सर्किट की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। जैसे आपके घर में फैन लगा है, बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट है, एसी है, फ्रिज है, फैन है, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब पैसिव एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे बल्ब दिख रहा है आपको जो कि पैसिव एलिमेंट के फॉर्म में है। अदर और ऑक्सिलरी एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अदर की कैटेगरी में हैं, जैसे वायर आपका हो गया, आपके पास स्विच, जैसे घर में आप स्विच का यूज करके किसी भी फैन को चालू कर सकते हैं, घर के बल्ब को चालू कर सकते हैं, तो आपके स्विच हो गए। इसके अलावा आपका अमीटर हो गया, और इसके अलावा आपका वोल्ट मीटर हो गया, और भी यदि आप कुछ नहीं यूज किया है, वाट मीटर यूज किया है, गैल्वेनोमीटर यूज किया है, तो ये सब अदर एलिमेंट में आ जाएंगे। इनमें से कुछ नेसेसरी है, जैसे कि वायर का होना तो बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे की का होना इतना जरूरी नहीं है। बिना की के भी आप बल्ब जला सकते हो। की को हम ऐसे दिखाते हैं या की को हम ऐसे भी दिखाते हैं। चलो मैं आगे बता देता हूं कि ये क्लोज कंडीशन में या ओपन कंडीशन में कैसे दिखती है। हाँ, फिलहाल ये अमीटर यूज हुआ है। अमीटर के बारे में आप ध्यान रखें, अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है, करंट के सिर्फ फ्लो को नहीं बताती, करंट के फ्लो के अमाउंट को बताती है। अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अमीटर का। मैंने यहां पे गैल्वेनोमीटर बोला है, जबकि गैल्वेनोमीटर केवल प्रेजेंस बताता है करंट का। क्या बताता है बच्चों, ओनली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट बाय इट्स नीडल। नीडल इसका मूव करेगा, नीडल के मूव करने से हमें पता चल जाएगा कि करंट का प्रेजेंस है, लेकिन आपका अमीटर करंट के अमाउंट को बताएगा। इसी तरीके से वोल्ट मीटर होता है जो हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, जिस डिवाइस के अलोंग हमें पता करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। तो वोल्ट मीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, इसे मैं समझा देता हूं। तो चलिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस पॉइंट पर यदि आपको पोटेंशियल पता करना है सर्किट के, तो आपको यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पता करना होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। यदि आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता कर लें, तो उसी को हम इस पॉइंट का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। अब इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, तो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, आपको याद करिए। इस पर्टिकुलर जगह से यदि आप 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हो और उसको कहां पे लाते हो, इस जगह पे लाते हो, तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा। तो आप सुन लीजिए ध्यान से डेफिनेशन, द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जब यहां से चार्ज को यहां लाया जाएगा तो एक वर्क डन होगा, तो उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ठीक है, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, तो W/Q होता है V। तो यहां पे आप डेफिनेशन देख भी सकते हो, मैंने प्रेजेंट किया है। V क्या होता है, W/Q। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस में समझा देता हूं। द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज ये 2 पॉइंट हमने लिया, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया। इन दोनों के पॉइंट के बीच में यदि मैंने पोटेंशियल निकाला, तो ए पर सपोज पोटेंशियल VA था
और बी पर सपोज पोटेंशियल वीबी था, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा वीए माइनस वीबी। इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, सपोज कैपिटल वी है, तो ये मिल गया आपको पोटेंशियल डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, जिसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। पर इसको डिफाइन एग्जैक्टली कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि द वर्क डन, क्या है ये? द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी और फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट अदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप चार्ज को ले जाते हो तो जो वर्क डन होता है, तो वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, ये भी W/Q ही होगा। और इस तरीके से इसको हम इंडिकेट करेंगे। तो ये आप इसका इंडिकेशन मैथमेटिकल इंडिकेशन देख लें। ठीक है, तो यहां पे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा। पिछली क्लास में आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड, जिसमें आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाया था V इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q। यूनिट इसकी देखें तो जूल पर कूलम इसकी यूनिट होगी, और इसी जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोल देते हैं, कैपिटल V से दिखाते हैं और वोल्ट बोल देते हैं। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए थे, और आपको 3 क्वेश्चंस मैंने दिए थे जो आपको होमवर्क में करना था। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। पर उससे पहले इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से? एक्टिव, पैसिव और अदर या फिर ऑक्सिलरी। इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करना चाहूंगा। एक्टिव में हम सेल और बैटरी को लेते हैं, पैसिव में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो सर्किट की एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, और बाकी जो भी हैं आपके स्विच है, वायर है, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, वाट मीटर है। तो अमीटर करंट के अमाउंट को बताता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, वाट मीटर पावर को बताता है, गैल्वेनोमीटर प्रेजेंस इंडिकेट करता है, और भी डिवाइसेस हो सकती हैं। चलो उनको एक बार हम लोग इंडिकेट कर लें सिंबॉलिकली। तो आप देखें यहां पे आपके पास स्विच है, ये ओपन पोजीशन में स्विच है, जिसको दिखाने का एक तरीका ये भी है। ओपन स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं, क्लोज स्विच को मैं यहां दिखा देता हूं, देखना आप लोग। क्लोज स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं, या फिर क्लोज स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं, यहां से हम इसको क्लोज कर रहे हैं ये। ठीक है, या क्लोज स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं, ये बनाया और ये बनाया। तो ये 3 तरीके हो सकते हैं एक क्लोज स्विच को दिखाने का। क्लोज होने पर स्विच में क्या होगा? पूरा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सपोज यहां पे आपके पास बैटरी है, ठीक है, कई सेल आपने लगा दिए हैं, और ये आपने स्विच बनाया है। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे तो ये बल्ब से करंट फ्लो होने लगेगा। ये क्लोज करना पड़ेगा लेकिन, और ये बल्ब जल जाएगा। तो एक सर्किट में स्विच का इंपॉर्टेंस यही है कि ये सर्किट को कंप्लीट कर देता है और सर्किट के पाथ को जोड़ देता है, जिससे सर्किट कंडक्टिंग बन जाता है। तो सर्किट को कंडक्टिंग बनाने का काम कौन करता है? स्विच करता है। स्विच ना लगा हो तो डायरेक्ट आपका सर्किट कंडक्टिंग हो जाएगा, आप उसको नॉन कंडक्टिंग नहीं बना सकते। यदि आप चाहते हो कि ये बल्ब बंद भी किया जा सके, क्योंकि आप बिजली बचाना चाहोगे, तो अब इसलिए स्विच हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी करंट के फ्लो होने के लिए पूरा पाथ क्लोज होना जरूरी है, ये भी आपने पढ़ा। इस क्लोज पाथ को ही, क्लोज कंडक्टिंग पाथ को ही हम सर्किट बोलते हैं, जिसमें ये एलिमेंट्स यूज किए गए हैं और इन एलिमेंट्स को हम सीख रहे हैं। तो पहला एलिमेंट मैंने स्विच बता दिया आपको। बल्ब को दिखाने का ये सिंबल है, इस तरीके से बल्ब को डिनोट किया जाता है। ये बैटरी है, सेल है। सेल में सिंगल आपके पास ये कंसिडरेशन होगा प्लस माइनस, लेकिन यही सेल आप कई बना दो। सपोज मैंने 100 सेल बनाए, तो यहां पे यदि एक सेल 2 वोल्ट का है, तो 100 सेल कितने वोल्ट? 100 सेल का बना जो बैटरी है वो कितना वोल्ट दिखाएगा? वो 200 वोल्ट दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेल का यूज करके हम बैटरी बना सकते हैं। हम सर्किट में वोल्ट मीटर यूज करते हैं, जिसका सिंबल ये होता है, इसका प्लस माइनस टर्मिनल। इसी तरीके से अमीटर यूज करते हैं, जो करंट के अमाउंट को बताता है, जिसका सिंबल आप देखें प्लस माइनस। हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं, जिसका सिंबल ये होता है, कैपिटल R से लिखते हैं। रजिस्टर के बारे में भी मैं डिटेल से एनालाइज करवाने वाला हूं। आज की क्लास में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम रजिस्टर के बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में जिन पर डिपेंड करता है वो भी सीखेंगे। रजिस्टर जनरली इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मिलते हैं, ये जिनमें ये आपकी पट्टियां होती हैं, और ये जो पट्टियां हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपके रजिस्टर का अमाउंट कितना है, वैल्यू कितना है रजिस्टर का। क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमें रजिस्टर यूज करना पड़ता है उसके नेचर या उसके रेटिंग पर बेस्ड। सपोज एक पर्टिकुलर डिवाइस 10 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं ले सकता, तो उसी के अकॉर्डिंग्स में हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे ताकि उसमें उससे ज्यादा करंट ना जा पाए। ठीक है, तो ये रजिस्टर की बात हो गई। इसके अलावा एक और डिवाइस होती है जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, और
वो बदलने का काम होता है उस पर लगा स्लाइड के अकॉर्डिंग। ये स्लाइड आप चेंज करोगे तो इसकी रेजिस्टेंस वाली जो अमाउंट है, रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है बदल जाएगा। इसीलिए इसको हम वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टेट बोलते हैं। इसका सिंबल ये होता है। एक इसका सिंबल प्यारे बच्चों और भी है, ऐसे ये बनता है और यहां पे हम ऐसा कर देते हैं तो एक सिंबल इसको दिखाने का ये भी है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको सिंबॉलिकली हम कैसे दिखाएंगे आपने सीख लिया है, जिसे आप ध्यान भी रखें। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस वो वाले ले लें जो होमवर्क में दिए थे आपको, फिर मैं आज की क्लास का एक नया टॉपिक ओम्स लॉ स्टार्ट करता हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, जिसका सोल्यूशन हम बिगिन कर रहे हैं, जिसका आंसर हम निकाल रहे हैं। वर्क डन आपको बताना है। कब वर्क डन बताना है वो आप पढ़िए। आपको तब वर्क डन बताना है जब चार्ज 3 कूलम फ्लो हो रहा है किसी सर्किट में, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो हो रहा है ये चार्ज, 10 वोल्ट के कारण। हम सब जानते हैं कि जो V होता है वो W/Q होता है। इसलिए यदि यहां पे हमसे W पूछा गया है तो W होना चाहिए V × Q। सिंपली फार्मूला पुटिंग आपको करना था। V की वैल्यू 10 वोल्ट है, Q प्यारे बच्चों 3 कूलम निकला है, यानी ये 30 आ गया, और V का मतलब है वोल्ट और ये कूलम, ये एक्चुअल में जूल में निकलता है। वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल। 30 जूल वर्क इज डन टू डू दिस। यदि आप एक सर्किट में ऐसा करते हो, क्या करते हो, 3 कूलम चार्ज को फ्लो कराते हो 10 वोल्ट देकर, तो आपको कितना एक्चुअल में वर्क डन करना पड़ेगा वो काम करने के लिए, 30 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 30 और ये कैपिटल J। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो होमवर्क में आपको दिया गया था। इसके आंसर पे काम करते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमें चाहिए, हमें सप्लाई रखना पड़ेगा उस पोटेंशियल का। कब? तब जब 1500 जूल वर्क किया गया हो, यानी वर्क यहां पे दे दिया गया है 1500 जूल, इतना वर्क किया गया हो। कब किया गया हो? कैरी करने के लिए 50 कूलम चार्ज। कितने चार्ज को कैरी करने के लिए? 50 कूलम को। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? हमने पढ़ा है V = होता है W/Q। तो यहां पे हम W की वैल्यू रख देते हैं 1500 जूल और कूलम 50। एक्चुअल में ये दोनों जूल पर कूलम वोल्ट बना देंगे। यहां से एक जीरो कैंसिल, 5 3 15 और एक जीरो ये बचेगा। तो V आपका आ गया, वोल्टेज आ गया 30 वोल्ट। ठीक है, VOLT लिखो या सिंपली आप लिख दो 30 और ये V। तो 30 वोल्ट यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। 5000 जूल ऑफ वर्क वुड बी डन। ठीक है, यहां पे इज की जगह आप बी कर लीजिए, 30 यहां पे बी कर लीजिए। तो 5000 ऑफ वर्क वुड बी डन टू कैरी हाउ मच चार्ज। आपको चार्ज बताना है, कितना चार्ज यहां पे डेवलप होगा। जब दो पॉइंट के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 5000 जूल का वर्क किया गया है, तो हम सब जानते हैं कि यहां पे वर्क दिया गया है 5000 जूल। ठीक है, और क्या दिया गया है? पोटेंशियल दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक है, और क्या हमें पता लगाना है? चार्ज पता लगाना है। हम सब जानते हैं V = होता है W/Q। हम लोग यहां पे Q निकालना चाहते हैं तो Q हो जाएगा V/W। V हमें पता है 100 वोल्ट, W हमें पता है 5000 जूल। ये दो जीरो कट गए, 1/50 हमें मिल रहा है कूलम में। यहां से देखो क्या होगा, 0 पॉइंट करेंगे 1 तो 10 आ जाएगा, एक और जीरो लगाएंगे 100 हो जाएगा। 0.02 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ठीक है, तो चार्ज का अमाउंट आपको समझ में आ गया, 0.02 कूलम। इतना चार्ज डेवलप होगा इस कंडीशन में। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ और इसी को बोला जाता है 2 मिली कूलम्ब बोला जा सकता है वैसे, पर इसी फॉर्म में आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो मैंने होमवर्क में दिए थे, जो आपने कर लिए और आपने सही किया है, आप चेक कर लें। चलिए आज का टॉपिक है ओम्स लॉ, जिसे अब हम शुरू करने वाले हैं। तो ओम्स लॉ देखते हैं क्या है। तो ओम्स लॉ के लिए बहुत जरूरी है पोटेंशियल जानना, जो आप जान गए हो। पोटेंशियल एक तरीके से क्या है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट
और वाटर सर्किट में हम कंपैरिजन करना चाहें तो क्या कंपैरिजन करते हैं कि वाटर सर्किट में एक ऊंचाई पे हम वाटर टैंक को लगाते हैं ताकि वहां से पानी नीचे आ सके और ये बराबर फ्लो होता रहे पानी का, या ऊपर से पानी जाता रहे, इसके लिए हम वाटर पंप लगाते हैं या मोटर लगाते हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें बैटरी लगानी पड़ती है सेम प्रोसेस के लिए कि चार्ज का फ्लो बराबर होता रहे और कंटिन्यूअस के साथ कंटिन्यूटी में होता रहे ताकि करंट डेवलप होता रहे। ठीक है, तो यहां पे V की बात होगी और I की बात होगी और ये V और I के बीच में हम रिलेशन डेवलप करेंगे और प्रोपोर्शनलिटी के लिए R आ जाएगा, यानी यहां पे 3 पैरामीटर के बीच में रिलेशन अल्टीमेटली आ जाएगा, V I और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल R जिसे हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो अब तक हमने V पढ़ लिया है जिसे हम पोटेंशियल बोलते हैं, I पढ़ लिया है जिसे हम करंट बोलते हैं, और R के बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि R एक रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसा पैरामीटर होता है जो करंट के फ्लो का अपोज करता है, करंट के फ्लो का रेजिस्ट करता है। आज मैं R को भी आपको समझा दूंगा अच्छे से। सबसे पहले तो आप ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ें कि स्टेटमेंट है क्या, तो पढ़िए और ध्यान से याद करिए। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, सपोज आपने एक सर्किट लिया, यहां पे आपने बैटरी लगाई, ये बैटरी क्या करेगा, कंटिन्यूअस फ्लो करवा सकता है, ये आपने क्लोज कर दिया पाथ को। यहां पे आपने बल्ब लगाया, ठीक, यहां पे आपने एक अमीटर भी लगाने का डिसीजन लिया जो क्या कर रहा है, करंट का अमाउंट मेजर कर रहा है। सपोज आप यहां पे एक वोल्ट मीटर भी लगा रहे हो जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा है और ये करंट आपका ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये सर्किट आप बना सकते हो जब आप ओम्स लॉ को डिफाइन करते हो। तो यहां पे वोल्टेज होगा और यहां पे करंट का फ्लो शुरू हो चुका है इस वोल्टेज के कारण। तो सबसे पहला स्टेटमेंट यही है कि ये जो करंट होता है, I जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और क्योंकि I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए V भी क्या होगा, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन तो आप क्लियर करो, क्या क्लियर करो कि किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा होता है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता हुआ दिख रहा है आपको, क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। मतलब इन टर्मिनल्स में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप लाओगे, यानी जितना ज्यादा बैटरी का अमाउंट, बैटरी की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो करंट का जो फ्लो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। साथ ही साथ कंडीशन भी अप्लाई की गई है, वो कंडीशन पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। कंडीशन क्या है कि प्रोवाइडेड दैट physical conditions of the conductor, that is of the circuit, such as length of the conductor, area of cross section of the conductor, temperature there in the circuit and material used in the circuit remain constant। ये ध्यान रखें, या आप इन सबको सिंपली बोल दें physical condition remain constant। फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर भी आ जाएगा और आपका एरिया, क्रॉस सेक्शन सब आ जाएगा। तो क्या क्या बदलना नहीं चाहिए, ना तो टेम्परेचर बदलना चाहिए, ना तो लेंथ बदलना है, ना ही आपको एरिया बदलना है। किसका, कंडक्टर का लेंथ एरिया नहीं बदलना है। साथ ही साथ टेम्परेचर भी आपको सेम रखना है। यदि आप बार बार ये सब चीजें सेम रखते हो और आप चाहते हो कि वोल्टेज बढ़ाएं तो क्या रिजल्ट मिले, तो आपको हर बार करंट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता हुआ मिलेगा। यानी जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आप फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखो। फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आ जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। फिजिकल कंडीशन में आपका टेम्परेचर आ जाएगा सबसे पहली चीज। जनरली टेम्परेचर ही बदलता है। जनरली हम कंडक्टर की लेंथ और एरिया की बात कर सकते हैं पर जनरली वो हम नहीं बढ़ाते। तो लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो, जब आपको एक्सप्लेन करना है डेफिनेशन तो यही लिखना है कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor in the given circuit, provided that
ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। अब यदि आपसे कोई जोड़ दे कि भाई फिजिकल कंडीशन क्या है, तो आप बताएंगे कि फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर आता है, फिजिकल कंडीशन में कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया आता है। ये सब नहीं बदलना चाहिए। और यदि ये सब आप नहीं बदलते हो तो आप यदि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हो तो करंट बढ़ेगा। यानी करंट किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर। इसीलिए मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और क्योंकि यदि I V पे डिपेंड करता है तो दूसरा स्टेप मेरा है V भी I पे डिपेंड करेगा। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं हटाना चाहता हूं तो यहां पे मैं एक कांस्टेंट लगाता हूं और मैं इसको इक्वल में बदल देता हूं। वो कांस्टेंट है कैपिटल R। यदि मैं यहां पे ये कांस्टेंट कैपिटल R लगाऊं तो प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को मैं बदलकर इक्वल में बदल सकता हूं। और यदि मैं V के नीचे I ले आऊं तो मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा V बाय I इज इक्वल टू R, या मैं बोल सकता हूं V इज इक्वल टू आई आर। तो इस तरीके से मुझे ये दो रिजल्ट मिले। ये जो कैपिटल R नाम की चीज मिली है ये कहलाता है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट तो बोलेंगे ही हम, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी हटाते वक्त ये कांस्टेंट हमने लगाया है। लेकिन साथ ही साथ ये कांस्टेंट एक और नेचर रखता है, ये कंडक्टर का बिहेवियर दिखाता है, और कंडक्टर का वो बिहेवियर दिखाता है जिसके कारण कंडक्टर रजिस्ट करता है। क्या रजिस्ट करता है? रजिस्ट करता है करंट फ्लो को। इसलिए हम इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है करंट के फ्लो के दौरान। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब देखो भाई होता क्या है, सपोज हमने वोल्टेज को बढ़ाया और V2 कर दिया। शुरू में वोल्टेज हमारा V1 था, तो V1 वोल्टेज पर करंट हमारा अपने आप इतना बढ़ जाएगा कि हमें I1 करंट मिल जाए। यानी हमें करंट इस तरीके से बढ़ के मिलेगा कि V1 और I1 सेम बना रहे। किसके सेम बना रहे? V2 वोल्टेज बढ़ाया हमने तो करंट हमें I2 मिल जाएगा। तो ये V1 बाय I1 भी R के इक्वल बना रहे, V2 बाय I2 भी R के इक्वल बना रहे। फिर हमने वोल्टेज और बढ़ाया तो करंट भी और बढ़ जाएगा। इस तरीके से करंट बढ़ जाएगा कि V3 डिवाइड बाय I3 भी R बना रहे। यानी जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे तो या वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहां पे R नाम का जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो हमें V और I का रेशियो मिलता है। इसलिए वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है, यानी करंट वोल्टेज पर डिपेंड करता है, करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि जब आप दूसरी चीज को बढ़ा रहे हो तो पहली चीज बढ़ रही है, तो करंट वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे बढ़ने का एक सिनारियो है, बढ़ने का एक पैटर्न है। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट उतना ही बढ़ेगा जिससे रेशियो सेम मिलता रहे, और इसीलिए इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। और ये सेम कब तक बना रहता है? जब तक फिजिकल कंडीशन, तो यहां पे ये ओम्स लॉ तब तक अप्लाई होता है जब तक फिजिकल कंडीशन सेम रखी जाए, यानी टेम्परेचर सेम रखा जाए, साथ ही साथ कंडक्टर का लेंथ, एरिया, ये सब सेम रखा जाए। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ मैंने डिफाइन किया, आप समझ गए होंगे अब तक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में सिंपल आपको यही लिखना है कि एज पर ओम्स लॉ, या ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन मेटेलिक कंडक्टर, और सिंपली आप कंडक्टर बोल दो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और लास्ट में कंडीशन लिख देना कि प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन मस्ट बी सेम। और फिजिकल कंडीशन को और डिफाइन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए, साथ ही साथ कंडक्टर का लेंथ और एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। आप यहां से स्टार्ट करो। पहला स्टेप I इज प्रोपोर्शनल टू V, दूसरा V इज प्रोपोर्शनल टू I, तीसरा आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ तो R लगा दो, और फिर चौथा आप डिफाइन कर दो कि V बाय I R होगा। तो ये V इज इक्वल टू जो IR मैंने बताया ना, यही एक्चुअल में ओम्स लॉ है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ आपको डिफाइन कर दिया गया। अब ओम्स लॉ पे कुछ प्रॉपर्टीज मिलती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। पहले तो मैं सर्किट समझा दूं। तो ये सर्किट मैंने जो बताया है इसको मैं एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में कैसे दिखाऊंगा। लेबोरेटरी में मुझे ओम्स लॉ बताना है तो कैसे बताऊंगा। तो लेबोरेटरी में ओम्स लॉ बताने के लिए एक तो मैंने ड्राई सेल लिया, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने इसको किससे कनेक्ट किया? स्विच से कनेक्ट किया। फिर मैंने एक रियोस्टेट लिया। रियोस्टेट मैंने इसलिए लिया ताकि मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बदल सकूं। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया? यहां पे एक यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लिया। ठीक, और फिर मैंने क्या लिया? यहां पे वोल्ट मीटर लिया, और यहां पे मैंने अमीटर लिया। ठीक, अब रियोस्टेट का इतना ज्यादा यूज हालांकि यहां पे नहीं है, तो आप रियोस्टेट ना भी लें तो चलेगा। ठीक, मेन काम आपको क्या करना है?
अब रियोस्टेट को जनरली इसलिए लिया गया है कि हम यहाँ पे ड्राई सेल की वैल्यू को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें, रेजिस्टेंस को यहाँ पे वेरी करके, ठीक है। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज को आप बढ़ाओगे, आपका करंट इस सर्किट में जो फ्लो हो रहा है, कहां से कहां फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे नीचे की तरफ फ्लो होगा। आप इस सर्किट को नीचे साइड भी रख सकते हो, मतलब ये वोल्टेज वगैरह नीचे भी रख सकते हो। जैसे आप ऐसा भी बना सकते हो कि यहां वोल्टेज रख दो, ठीक है, ऐसे वोल्टेज रख दो, यहां पे एक की लगा दो, ठीक है, क्लोज कर दो, यहां पे एक अमीटर लगा लो। तो ये सर्किट ऐसे भी बन सकता है, यहां बल्ब लगा लो, ठीक, ऐसा भी सर्किट बन सकता है, वोल्ट मीटर यहां लगा लो। पर फिलहाल जैसा मैंने यहां बनाया है उसके अकॉर्डिंग्स में मैंने ये सर्किट बनाया है। तो यहां पे मैंने क्या लगाया था, ये सेल या बैटरी सेल लगाया है, ये पर्टिकुलर कोई सेल है, ड्राई सेल है, ये की है बच्चों, ठीक है, लैब में ऐसा ही की दिखेगा आपको ये, ठीक है। ये आपके पास रियोस्टेट है जिसको इस तरीके से सिंबॉलिकली दिखाते हैं। और नीचे फिर क्या यूज है, ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस यूज है। उसी के पैरेलल में क्या लगा हुआ है, देखो ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, फिर ये अमीटर है, तो यहाँ पे ये मैंने अमीटर लगाया है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इस पूरे डायग्राम को, इस एक्सपेरिमेंटल डायग्राम को आप सर्किट के फॉर्म में बनाओ, तो ऐसे बनाओगे आप, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, वोल्टेज आपने V1 किया, वोल्टेज फिर आपने V2 किया, वोल्टेज फिर आपने V3 किया, तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन इस तरीके से करंट बढ़ेगा कि इनका रेशियो क्या रहे, सेम रहे। लेकिन ये काम तभी तक वैलिड है जब तक आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो और बाकी की फिजिकल कंडीशन यानी लेंथ और एरिया भी आप कांस्टेंट रखते हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है इस सर्किट में, ठीक। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब मैं आगे समझाता हूं और आगे मैं आपको बताता हूं आगे की चीजें, ठीक। अब आगे मुझे क्या बताना है वो मैं समझा दूं। आगे सबसे पहले तो मुझे आपको VI कैरेक्टरिस्टिक समझाना है, ग्राफ में बताना है कि ग्राफ में ये कैसे दिखता है। तो ग्राफ में होता क्या है बच्चों, सबसे पहले वोल्टेज V1 था तो करंट मेरा I1 हो गया, फिर वोल्टेज मेरा V2 था तो करंट मेरा I2 हो गया बढ़ के, फिर वोल्टेज सपोज मुझे V3 मिला यहां पे, तो करंट भी मेरा बढ़ के क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में आपको VI कैरेक्टरिस्टिक बतानी हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन देता है, यानी यहां पे हम सबसे पहले तो एक्स एक्सिस में किसको दिखाते हैं, एक्स एक्सिस में हम वोल्टेज को दिखाते हैं, वाई एक्सिस में हम करंट को। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ता जाता है और यहां पे हमें एक स्ट्रेट लाइन VI कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। देखो यहां पे मैंने बहुत शानदार ये ग्राफिकल पॉइंट बताया है। सपोज आपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया, पूरा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपने बनाया, ठीक, ऑलराइट। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप सपोज 0.1 एम्पियर करंट दे रहा है, ठीक, कब, जब 2.5 वोल्ट आपने अप्लाई किया, फिर 5 वोल्ट अप्लाई किया तो कितना दे रहा है, 0.2 करंट दे रहा है एम्पियर में। जब 10 वोल्ट अप्लाई किया तो 0.4 दे रहा है, 15 वोल्ट अप्लाई किया तो 0.6 एम्पियर करंट मिला, 25 वोल्ट अप्लाई किया तो 1 एम्पियर करंट मिला। तो यहां पे चलिए मैं आपको V/I निकाल के दिखाता हूं सभी के लिए, ठीक। तो V/I पहले केस में होगा V की जगह 2.5, I की जगह 0.1, ठीक है। तो यहां से पॉइंट तो कट गए, 25 आपको क्या मिल गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और इस रेजिस्टेंस को ओम बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लो। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, यानी एक गुण है, ठीक है। ऐसा गुण जिसके कारण वो, या ऐसा वर्च्यू, प्रॉपर्टी यानी वर्च्यू है, ऐसा वर्च्यू है, ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण कंडक्टर क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। अपोज के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं कि रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी कंडक्टर की जिसके कारण वो करंट के फ्लो का अपोज करता है, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और जिस पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उस डिवाइस का नाम क्या है, उस डिवाइस का नाम है रजिस्टर। तो यहां पे ये दोनों वर्ड पे आप कंफ्यूजन मत रखना। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी एंड रजिस्टर इज अ डिवाइस दैट हैव दैट प्रॉपर्टी। हालांकि ये रेजिस्टेंस नाम की प्रॉपर्टी सिर्फ रजिस्टर में नहीं होती, आपके फैन में भी होती है, बल्ब में भी होती है, यहां तक कि वायर में भी थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस होता है। इतना ही नहीं, अमीटर में, वोल्ट मीटर में, गैल्वेनोमीटर में, थोड़ा बहुत की में भी हो सकता है। हर जगह थोड़ा बहुत निग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो सकता है, करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी हो सकती है। इसका सिंबल आप ध्यान देने, पहले भी सिंबल बता चुका हूं। हाँ, इसका यूनिट मैंने अभी तक नहीं बताया है, आप देखें, ओम, ठीक है, ये ओम का सिंबल है, ऐसा निकालिए, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो ये ओम का सिंबल है, यहां पे देख ही पा रहे हैं आप।
1 ओम क्या होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी, अभी आपने पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा। यहां से आपको पता चला V डिवाइड बाय I इज इक्वल टू आर, पता चला। अब यदि आप किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए, सर्किट के लिए वोल्टेज 1 वोल्ट डेवलप करो, करंट 1 एम्पियर फ्लो करवाओ, तो रेजिस्टेंस 1 ओम हो जाएगा। तो पढ़ लो एक बार डेफिनेशन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर। करंट हमेशा थ्रू फ्लो होता है, करंट हमेशा अंदर से फ्लो होता है, और वोल्टेज हमेशा क्या होता है? एक क्रॉस डेवलप होता है, ये बात भी ध्यान रखें। तो वोल्टेज के लिए हमेशा एक क्रॉस वर्ड यूज होगा और करंट के लिए हमेशा थ्रू वर्ड यूज होगा, क्योंकि करंट अंदर से फ्लो होता है। ठीक है, ये दिमाग में भी रखें। तो यहां से आपको ओम समझ में आ गया कि ओम क्या है, यहां पे वोल्ट पर एम्पियर एक तरीके से ओम हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं यहां पे वापस आ जाता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहां पे दे देता हूं, और इस एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। ऑलराइट, तो चलिए देखिए यहां पे ध्यान से। तो 25 निकला। दूसरा मैं ले लेता हूं 0.2 डिवाइड बाय 5, 0.2 डिवाइड बाय 5। तो सपोज मैंने लिया यहां से, ये वाला ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे ले लेता हूं, ये वाला तो मैंने क्लियर कर दिया इस जगह। 0.2 डिवाइड बाय 0.2 क्या है मेरे पास? देखो ये 0.2 वोल्टेज है। ऑलराइट, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज का मेरे पास ग्राफ है, और यहां पे क्या दिखाया गया है? इस डायरेक्शन में करंट। ये मैंने ग्राफ के फॉर्म में दिखा दिया, मैंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो डाटा निकाला वो मैंने शो कर दिया है। और ये आप जनरली एग्जाम में बनाते हो तो आप डायरेक्ट ये बनाओ। ठीक है, एग्जाम में काम करते हो डायरेक्ट इस पे काम करो, एग्जाम में काम करते हो डायरेक्ट ये सर्किट बनाओ, या इस फॉर्म में भी सर्किट को आप बना सकते हो। एग्जाम में जनरली हम ये सेटअप नहीं दिखाते। ठीक है, पर प्रैक्टिकली आपको ये सेटअप करना होता है, तब आप ये ओम्स लॉ का VI कैरेक्टरिस्टिक बना पाते हो। तो ये देखो दूसरा कंडीशन देख लो जल्दी से। तो V है अपने पास 0.2 और यहां पे आ जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा ये ध्यान दे दो आप। V मैंने निकाला है, V नहीं, यहां पे मैंने करंट लिखा है बेटा। यदि मैं चाहूं तो I नीचे भी ले सकता हूं, V में Y एक्सिस में भी ले सकता हूं। तो यहां Y एक्सिस में क्या लिया है? Y एक्सिस में यहां पे V लिया है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस में आप लेना चाहते हो, किसी पे भी ले सकते हो। करंट चलो मैं X एक्सिस में ले लेता हूं और Y एक्सिस में V को। तो यहां पे यदि Y एक्सिस में V है तो V मेरा 5 है, करंट मेरा 0.2 है, यहां से पॉइंट ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा, ये भी बेटा 25 आ गया। यहां से देखो तो यहां पे कितना आ रहा है? ये ओम में आएगा। ठीक है, यहां से देखो वोल्टेज कितना है? 10 है, और ये करंट कितना है? 0.4 है, तो ये 100/4 हो जाएगा, तो 25 आ जाएगा। यहां से भी 25 ओम आ गया। ये कितना आएगा? वोल्टेज 15 है और ये 0.6 है, तो 15/6 150/6 हो गया। 150/6 हुआ ना, तो ये कट के कितना आ जाएगा? तो इसको सॉल्व कर लो भाई, कर लेते हैं। 150/6, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 50, और 2/50 आ जाएगा 25। ये भी 25 ओम आ गया। सपोज इसको डील करें तो 25/1, ये भी 25 ओम आ रहा है। तो हर कंडीशन में 25 ओम आ रहा है। यानी यदि आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, देखो वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना आप, 2.5 था, फिर 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 25 हुआ, तो उसी अमाउंट में करंट बढ़ रहा है। यानी करंट आपका वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी हटाने पे क्या आ रहा है? R आ रहा है, और यही R किसके इक्वल है? V/I के इक्वल है। तो R की वैल्यू निकालना हो तो VY यूज करेंगे, बाकी V इज इक्वल टू IR ही ओम्स लॉ होता है। ठीक है, तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो कि V बढ़ाने से करंट बढ़ रहा है, और ये बात भी ऑब्जर्व करो कि बार बार R कांस्टेंट आ रहा है। तो R को बार बार कांस्टेंट दिखा दोगे आप, तो आप कह सकते हो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर गया। लेकिन याद रखो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ये समझ लो आप, यदि ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ना मिलकर ऐसा ग्राफ सपोज आपको मिला, ऐसा ग्राफ सपोज आपको कहीं पे मिला, या ऐसा ग्राफ मिला, तो ये नॉन लीनियर ग्राफ कहलाएगा। और जो सर्किट नॉन लीनियर ग्राफ देगा वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो ओम्स लॉ को कौन फॉलो करते हैं? जनरली सभी कंडक्टर करते हैं जो लीनियर डायग्राम देते हैं, जिनका VI कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होता है। लेकिन जिनका VI कैरेक्टरिस्टिक
जनरली हम करंट को एक्स एक्सिस में ही रखते हैं, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में रख दिया है वोल्ट करंट को, कोई इशू नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे वी रख दो, नीचे आई रख दो, ऑलराइट। बस यहाँ फिर I1 I2 दिखाना पड़ेगा, ऊपर V1 V2 दिखाना पड़ेगा। तो ये नॉन लीनियर कहाँ मिलता है, ये जनरली डायोड में मिलता है। आप लोग बाद में पढ़ोगे कि डायोड वगैरह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो जनरली टीवीज वगैरह में और बहुत सारे लैपटॉप वगैरह में भी यूज होगा। और इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो डायोड का यूज करके, और आपके और डिवाइसेस क्या हो सकती हैं जो यूज करती हैं डायोड से भी और बनते हैं, जैसे पीएन जंक्शन डायोड, और इसका यूज करके आप फिर क्या बनाते हो, ट्रांजिस्टर बनाते हो। तो इन डिवाइसेस में क्या होता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। फिलहाल आज तो हमें ओम्स लॉ पे ही काम करना था। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, हेंस वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू आई, और V इज इक्वल टू आई आर। ये सर्किट याद रखें आप, या तो इस फॉर्म में याद रखें या तो इस फॉर्म में। ये आप कह सकते हो कि लेबोरेटरी सेटअप है। उस लेबोरेटरी सेटअप से क्या रिजल्ट मिला, इसकी मदद से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि क्या होता है, आपका जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, और V और I का जो रेशियो है वो देखो हर केस में 25 ओम निकला, यानी रेजिस्टेंस नहीं बदलता। कब तक रेजिस्टेंस नहीं बदलता ये भी ध्यान रखो, यदि आप लेंथ बदल दोगे, यदि आप एरिया बदल दोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, यहां तक कि टेम्परेचर बदल दोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। लेंथ, एरिया और टेम्परेचर यदि आप कांस्टेंट रखते हो, फिजिकल कंडीशन नहीं बदलते हो, तो V बाय आई कांस्टेंट बना रहेगा। यहां पे हमने फिजिकल कंडीशन नहीं बदली थी, तो हर केस में 25, 25, 25, 25, 25 मिला। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ओम्स लॉ। कल की क्लास में मैं आपको ओम्स लॉ एक बार रिपीट करके ओम्स लॉ पर क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आज इसको एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू क्लास।